हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नहीं सर, हम कर रहे हैं इसका रिवीजन। तो चलिए रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। और हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे, हम लोग एक्चुअल में पहुँच चुके थे कहाँ पे, यहाँ पे कि आखिर किस तरीके से हम लोग लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन वो जरिया होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो जरिया होता है उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और मेनली हम लोगों ने कई सारी बातें, कई सारे कंडीशंस पढ़ लिए थे इसको लिखने के और समझने के, ठीक है। और हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे आई थी कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक नियम दिया गया है, लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अविनाशिता का नियम। सीधा सीधा मतलब ये समझ लो कि एक्चुअल में ये जो नियम है वो कहाँ से आया है। तो कल के लेक्चर में ही मैंने बता दिया था कि वो आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वैसे ही कोई भी पदार्थ है ना ही हम उसको बना सकते हैं। ऐसे कहने का अर्थ है कि कोई भी पदार्थ है उसको हम बना नहीं सकते और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों एक ही बात हो गई है। पदार्थ का मतलब यहाँ से परमाणुओं से लिया गया है कि भैया हम परमाणु कभी ना ही हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। परमाणु एक्चुअल में नेचर में हमारे पास पहले से दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इस नियम को क्या कैसे हम समझेंगे। तो लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई निर्मित होता है। मतलब इस चीज़ को यहाँ से भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिया हुआ है मैग्नीशियम और इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे MgO केवल बनेगा। तो मेनली ध्यान से देखिए कितने परमाणु को आपने मिलाया था, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ पे कार्बन आया है, रिजल्टेंट मतलब ये क्या है पूरा का पूरा, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। अब हम आपसे पूछे ये कि बताओ क्या प्रोडक्ट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अलावा कोई आया है तत्व? नहीं, वही तत्व आया है जो आपने मिलाया था, यानी जिनकी मदद से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वही तो परमाणु है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम किसी परमाणु को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, इसी नियम को हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। तो इतना आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ओके। और इसके साथ साथ ये भी हमको समझ में आ गया कि भाई अगर ऐसी बात है कि भैया हम Mg और O2 को मिला रहे हैं तो MgO बनना चाहिए, है ना। MgO बन रहा है। तो ये नियम ये कह रहा है कि जब भैया हम नया बना नहीं सकते, नया बन नहीं सकता और पुराना नष्ट नहीं हो सकता, तो जितना पुराना था उतना ही तो यहाँ होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, तो इधर भी मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, 1, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2, है ना। अगर मान लो कम हो गया, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो इसका मतलब ये तो कम दिखाई दे रहा है ना, इधर 2 था इधर 1 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया। यानी क्या ये पॉसिबल है, नहीं, एक परमाणु नष्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो यानी इसको भी यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। और ये 2 करना ही बैलेंस करना कहलाता है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिएक्टेंट यानी अभिकारक के अंदर जितने तत्व हैं, जितने परमाणु हैं, उतने ही कहाँ पे रखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में भी करने पड़ेंगे। और ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नियम है, ये है ना, ये नियम है। और इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण कब बनेगा, ये कैसे आया, तो मेनली हमारे पास कौन सा समीकरण होना चाहिए। हम सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं बताइए सर। कभी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो वो मूल समीकरण या ढांचा समीकरण कहलाता है। लेकिन जब हम उसे क्या कर देते हैं, जब उसे हम बैलेंस कर देंगे, जब हम उसे क्या कर देंगे, बैलेंस, ध्यान से समझेंगे, जब हम उसे बैलेंस कर देंगे, जब भी हम उसे बैलेंस कर देंगे तभी हमारा क्या कहलाएगा, तभी हमारा एक्चुअल में काम नहीं करता। यानी ढांचा समीकरण को जब बैलेंस कर दिया तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। ये याद रखना है। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया, क्योंकि ना ही नया पदार्थ बन सकता है, नया परमाणु ना बन सकता है, ना ही
पुराना वाला जो परमाणु है वो नष्ट हो सकता है। तो इसी नियम के आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे अब वही चीज आ गई है हमारे सामने कि यहाँ पे लिखा गया कि Mg है और O2 है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, MgO बन गया। बड़े अच्छे से समझिएगा। अब इसमें Mg के परमाणु की संख्या तो समीकरण के दोनों पक्षों में क्या है, समान है, क्योंकि देखो यहाँ भी Mg कितना है, 1 है, तो इधर भी Mg कितना है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, बाई ओर 2 है, बाई ओर क्या है, 2 है, और दाई ओर यानी RHS में कितना है, 1 है। तो क्या ये अनबैलेंस है कि नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। अब कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने इधर के ऑक्सीजन को 2 बनाया। तो ये कल भी मैंने बता दिया था आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Mg है, फिर O2 है यहाँ पे, तो क्या बना, MgO बना ना, MgO बन गया। अब इसमें क्या है कि Mg इधर 1 है, O2 इधर 2 है, तो हमने क्या किया, इधर 2 बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि ताकि ये ऑक्सीजन 2 हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हुआ, उसके साथ साथ Mg भी इधर क्या हो गया, 2 हो गया। Mg इधर कितना है, 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इधर भी 2 से गुणा कर दिया। समझ आ रहा ना, तब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया ना। अब ध्यान से समझेंगे, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, इसको पहले नोट कर लेंगे। कोई भी केमिकल चेंज हुआ तो उस केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल चेंज होने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को दिखाते कैसे हैं, तो केमिकल रिएक्शन को हम दिखाते हैं केमिकल इक्वेशन में। कैसे, केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन की सहायता से हम दिखाते हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, शुरुआत में एक ऐसा होता है अनबैलेंस। क्या होता है, अनबैलेंस। ये उस नियम को, कौन से नियम को, लॉ ऑफ इंडक्टिबिलिटी का जो लॉ है, उसको हम क्या करते हैं, उसको ये क्या करता है, नहीं मानता है। तो इस कारण से हमें इसे क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है ना, बैलेंस करना पड़ता है। ओके, तो बैलेंस करना पड़ता है, क्लियर है। अब बैलेंस करना ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th के अंदर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे लगवाए जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कैसे हमें संतुलित करना है, यानी किस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। समझ में आ रहा है। अब कई सारे मेथड हमको दिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ठो ही पढ़ना है, मतलब केवल और केवल एक विधि पढ़नी है, और वो है पहली वाली। कौन सी पढ़नी है, पहली वाली, है ना। ध्यान देंगे, सिर्फ पहला पढ़ना है, जांच एवं त्रुटि विधि, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। ओके, अब ये क्या मेथड है, ध्यान से समझेंगे। सॉरी, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, या हिट एंड ट्रायल भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो, इस मेथड के अंदर क्या है कि इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। मतलब समझो, सिंपल कैसे किया जाता है। जैसे ये हमारे पास है, ओके। इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना, क्या है ये, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ से बैलेंस करके दिखाता हूँ। N था, H2O था, यहाँ पे था ना। तो मेनली क्या हुआ, रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन होने के बाद क्या बना है, NaOH बना है, और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। यहाँ पे देखो सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर देखो सोडियम कितना है, एक काम करो, सही तरीके से लिखो इसको। हमेशा याद रखेंगे, LHS में यानी रिएक्टेंट में जो है उसको लिख दो इधर, और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट में जो है उसको लिख दो। यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, सर एक पहला परमाणु है Na, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। तो इधर भी वही होगा, क्या दूसरा आएगा, नहीं। अब देखो इधर कितना है सोडियम, इधर 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर सोडियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। देखो 1 2 3 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब मुझे बैलेंस करना है इसे, है ना। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखिएगा। मेनली अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है केमिकल इक्वेशन के रूप में। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, ये समझाना है मुझे। ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, पानी, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना। अब चलो बैलेंस करते हैं।
तो मेनली देखो, फिर से मैं एक बार और लिखता हूँ, एक बार पुनः आपको लिखने आना चाहिए, या तो दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पे फिर से देखो, Na था H2O, देखो साथ में रिएक्शन याद करते जाओ, है ना, कि सोडियम का पानी के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। जबकि इधर आ जाओ, इधर सोडियम कितना है, इधर सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ओके, अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो सर सिंपल तरीका है कि देखो कौन बैलेंस नहीं है, सर यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो सोडियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन भी 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, ये तो बैलेंस है। बैलेंस कौन नहीं है, तो सर बैलेंस यहाँ पे एक्चुअल में हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। सब इसको बैलेंस करते हैं। अब इधर 2 है, इधर 3 है, तो क्या कौन सा ऐसा नंबर लेके आ जाए कि ये बैलेंस हो जाए। सर जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करते हैं, मतलब इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं और इसको हम 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, 6, और इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, खेल खत्म। चलो अब देखते हैं अगर ये विधि हम अपनाते हैं तो क्या होता है। मतलब ट्राई में बता रहा हूँ आपको सिंपल। तो मेनली हम क्या करेंगे, इधर में 3 से गुणा करेंगे, जहाँ हाइड्रोजन है उसके बगल में 3 से गुणा कर देंगे, और इधर वाले हाइड्रोजन जहाँ पे है वहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, सर 2 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 4 और 1 5, और इधर देखो 3 दूना 6, अभी भी तो बैलेंस नहीं हुआ, ये तो फंस गया ना मैटर। करेक्ट कर पा रहे हो, क्यों ऐसा हुआ इसको समझना जरूरी है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पार्ट में है, यस और नो, 2 पार्ट में है। यही चीजें होती हैं जो हम नहीं पकड़ पाते, और इसी कारण सबकी सब मिस्टेक्स होती हैं, है ना, कि भैया जो हाइड्रोजन है वो एक्चुअल में 3 नहीं है, एक्चुअल में 1 + 2 है। समझ आ रहा ना, तो हमेशा तोड़ के लिखना, ये पहले लिखने का तरीका हमको पता होगा, तभी हम आपको समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, और आप भी तभी समझ पाएंगे। ये बहुत टफ नहीं है, ये तो अभी 2 सेकंड का आंसर है, आपको सॉरी 2 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। इन सबसे पहले लिखने का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, और इस मेथड से हो ना हो, आपके पास दूसरा भी मेथड होगा, उससे भी हो जाएगा। तो मेथड बहुत है हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकली आप इसे सोच पाए। मिली देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, हम क्या ऐसा तरीका लगाएं जिससे ये मेरा क्या हो जाए, यहाँ पे ये बैलेंस हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये अलग अलग में है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या किया है, पहले इसको देख लो भाई, क्योंकि एक तो होगा नहीं। देखो इसी चीज को इसने कैसे लिखा है, लिखने का तरीका देख रहे हो ना, जैसे हम लोगों ने लिखा था कि भैया सोडियम कितना था LHS में और कितना RHS में है, देख रहे हो ना, ये तरीका है लिखने का, ये सब तरीका है, इस तरीके से पहले लिखना होता है। अब देखो क्या करेंगे, पहले तो हमने लिख लिया, सबसे पहला काम जो इक्वेशन है अनबैलेंस है उसको लिख दो। फिर दूसरे नंबर पे एक लिस्ट बना लो, है ना, कि कितना LHS में कितना RHS में, रिएक्टेंट के और कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। अब उसके बाद स्टार्ट करो क्या, संतुलित करना, यानी बैलेंस करना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, वही काम जो मैं कर रहा था स्पेशली। तो 2 से गुणा कर दिया गया H2O में, किससे गुणा कर दिया गया, 2 से। तो 2 से अगर मैंने H2O को में गुणा कर दिया, तो यहाँ से कितने में गुणा करना पड़ेगा, 3 से NaOH में, तथा में 1 तथा H2 में 2। समझ आ रहा है। अब ये क्या मतलब है, इसको क्लियरली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इतना तामझाम नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये मेरा Na है, देखना 1 आ जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। Na है, फिर H2O है, क्या बनेगा NaOH। मैं एक ही रिएक्शन कई बार लिखूंगा तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा H2। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, किसको, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। सिंपल काम करूंगा मैं, इधर वाले हाइड्रोजन में मैं 3 से गुणा कर दूंगा। कितने से गुणा कर दिया, 3 से। 3 से इधर गुणा कर दूंगा और 2 से इधर गुणा कर दूंगा। कितने से गुणा कर दूंगा, 2 से। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा कर दिया, तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें अनबैलेंस होंगी। जैसे यहाँ पे सोडियम देखा जाए, अब सोडियम की स्थिति, यहाँ पे अब 3 तो हाइड्रोजन नहीं रह जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे सोडियम कितना हो जाएगा, सोडियम तो अभी भी इधर 1 है, सोडियम इधर 1 है, लेकिन इधर सोडियम कितना होगा, इधर सोडियम हो जाएगा 2। इधर हाइड्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर 3 हो गया, है कि नहीं है। और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया है,
सिर्फ 2 हुआ है। समझ पा रहे हो? इधर ऑक्सीजन भी क्या हो गया है, बैलेंस, सॉरी अनबैलेंस। दिख रहा है? एक काम करता हूँ मैं, प्रैक्टिकली पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले यहीं पे देख लो। देखो एक ही बार में सब नहीं होता है। जैसे इसने अलग अलग तरीके से आपको लिख के दे दिया। सबसे पहले इसने 2 से गुणा कर दिया इसमें, ठीक है ना, 2 से गुणा किया इसने, और इधर भी 2 से गुणा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और सोडियम कितना हो गया, सोडियम मतलब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, तो इधर हो गया 2 और 2 4, तो इधर हाइड्रोजन भी कितना हो गया 4, दोनों साइड 4 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, इसके बाद फिर देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम सोडियम को देखें। सोडियम कितना हो चुका है, इधर 2 हो चुका, और इधर कितना है 1। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, तो बस क्या अनबैलेंस है, सोडियम। तो सोडियम में 2 से क्या कर देंगे, गुणा, उसके बाद खेल क्या हो जाएगा, खत्म। मुझे लग रहा है इस तरीके से हम करते जाएंगे तो फिर करते ही रह जाएंगे, है ना। मैं यहाँ से क्वेश्चन लेता हूँ, इसको यहाँ से करके आपको फटाफट समझाता हूँ। चलो ये देखो, ये क्या है, ये देखो एल्यूमिनियम था और रिएक्शन कराया गया है H2SO4 से। यहाँ पे देखो, अब पहले हम करेंगे फिर तब बात करेंगे। Al2SO3 का SO4 का होल थ्राइस, और क्या निकला है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस निकला है, ठीक है ना। समझना, एल्यूमिनियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो Al2SO3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे मिला है H2। सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक है एल्यूमिनियम, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर, और फिर तीसरा है ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। ये तो रिएक्टेंट में है। जब प्रोडक्ट बना है तो एल्यूमिनियम कितना है 2 है, एल्यूमिनियम देखिए 2 है ना, हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर कितना है, तो देखो ये ब्रैकेट के बाहर 3 लग गया है, तो 3 का मतलब सल्फर भी 3 हो गया, और ऑक्सीजन के ये जो बगल में नीचे दिया गया ना 4, तो 4 3 12, यानी टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 12, यानी ऑक्सीजन हो चुका है 12, और सल्फर कितना हो गया है 3। ठीक है, अब देखो अनबैलेंस कौन कौन सा है उसको पहले मार्क कर लो। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ही अनबैलेंस है। क्या है, एल्यूमिनियम। तो अगर एल्यूमिनियम अनबैलेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इधर तो एल्यूमिनियम अकेले ही है, फटाक से 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, ये तो हो गया बैलेंस। अब अगली प्रॉब्लम किसके पास है, अगली प्रॉब्लम है सल्फर के पास। किसके पास है, सल्फर के पास। देखो ये रहा सल्फर, सल्फर कितना है इधर, सर सल्फर इधर 3 है, LHS में 3 है, जबकि RHS में सॉरी LHS में 1 है, यानी क्या बोलते हैं रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। एक काम करता हूँ, इसको 3 बनाता हूँ। 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सल्फर, इसके जस्ट आगे 3 से गुणा करूंगा, तो जो ही 3 से गुणा करूंगा सब में चेंज आ जाएगा ना। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देख लो कितना हो गया, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 चौके 12, यानी ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 12, हो गया कि नहीं हो गया। तो ऑक्सीजन इधर 12, जो ही मैंने 3 से गुणा किया, और सल्फर क्या हो गया 3, तो सल्फर तो मेरा बैलेंस हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये देखो कौन कौन और बैलेंस हो गया, सर ऑक्सीजन भी इसी के साथ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी निपट गया कि नहीं निपट गया, ठीक, अब ये भी निपट गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, अब प्रॉब्लम है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन 6 है LHS में, और RHS में कितना है 2 है। तो मैं इसे 6 बनाता हूँ, क्या करूँगा 3 से गुणा कर दूंगा, तो 3 दूना ये भी क्या बन गया 6, हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आया ना कैसे हुआ है, सिंपल, यही केस करना था, यही कांड आपको करना है। तो मेरे लिए अगर मैं इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूं, यानी इसको सही फॉर्मेट में लिख दूं, तो क्या मुझे नजर आया कि जब मैंने एल्यूमिनियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिला मुझे, सर मुझे मिल गया एल्यूमिनियम के बगल में 2, फिर SO4 के बगल में 3, और फिर क्या मिल गया हमको हाइड्रोजन गैस। ओके, अब देखो एल्यूमिनियम के बगल में हमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, दूसरे मार्कर से कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 2, और H2 के जस्ट बगल में क्या डाल दूंगा मैं, H2 के बगल में 3, और यहाँ पे H2 के बगल में क्या डाल दूंगा मैं, H2SO4 के बगल में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यही तो हो जाएगा। तो हो जाएगा ये पूरा का पूरा बैलेंस। तो बैलेंस करने आ गया, ये तो एक था, अभी तो बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारे हैं। ओके, अब ज़्यादा आपको रूल नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा आपको यहाँ से काम करते जाना है ना। देखो यहाँ पे आंसर में आपको दिया हुआ है कि कैसे क्या हुआ है और क्या आंसर आया है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे।
अब चाहो तो ऐसे लिस्टिंग कर करके कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। जैसे ये वाला अब हम ले लेते हैं, इसको कर देते हैं। ये कहाँ है इसका, एक्चुअल में ये रहा, ये है KClO3 है, MnO2 के प्रेजेंस में हम अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो KCl और O2 बन रहा है ना। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। KClO3 है, रिएक्शन कराया, क्या बना, KCl और O2। फटाफट देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, पोटेशियम है और ऑक्सीजन है, 3 लोग हैं। LHS में कितने हैं सर, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे RHS में कितने हैं, RHS में पोटेशियम 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना हो गया है 2, है ना। तो इधर ऑक्सीजन क्या हो गया 2 और इधर कितना है 3। अब क्या किया जाए सर, 3 से 2 तो कर नहीं सकते, घटा सकते नहीं, हम बढ़ा ही सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा किधर करें कि बैलेंस हो जाए, तो इधर 3 है, इधर 2 है ना, इधर अकेले है, इधर तो साथ में है, इधर तो सामूहिक रूप में है ना। अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करूंगा तो इन सब में छेड़छाड़ होगा, तो चलो सब में छेड़छाड़ करते हैं। अब मेनली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मेनली सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 दूना क्या होता है 6, यानी अगर मैं इनका एलसीएम लूँ 3 और 2 का तो 6 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर वाले को मतलब RHS वाले को क्या बनाना पड़ेगा 6, और LHS वाले को भी क्या बनाना पड़ेगा 6। तो इधर मैं किससे गुणा कर दूंगा, इधर से मैं 3 से गुणा कर दूंगा, हो गया 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और इधर मैं क्या करूंगा, इधर 3 है तो इधर 2 से गुणा कर दूंगा, है ना। इधर किससे गुणा कर दूंगा 2 से, यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो रहा है, 1 सेकंड रुकेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 मैंने लिख दिया क्योंकि इधर उससे ज़्यादा उधर नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। तो 2 से गुणा करने से क्या होगा, 2 से गुणा करने से ये होगा। मैं एक काम करता हूँ, सही तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। 2 से जो ही गुणा करोगे तो यहाँ पे पोटेशियम क्या हो जाएगा 2, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। इधर देखो, इधर मैंने किस में गुणा किया है सर, इस ऑक्सीजन में 3 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब मुझे इसको भी तो 6 बनाना पड़ेगा, मतलब इस पोटेशियम देखो यहाँ पे 2 है और क्लोरीन क्या है 2 है, तो 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा कर दोगे तो पोटेशियम इधर भी 2 और क्लोरीन भी क्या हो गया 2, हो गया खत्म ना। तो ऐसे ही कर देना है, ओके, है ना। यही है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, जांच एवं त्रुटि विधि। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है आपको, है ना। अब ऐसे बहुत सारे दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको ये सब खुद से करना है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है कि अगर मैं मान लीजिए कोई केमिकल इक्वेशन दिया गया है, तो इसे मैं कैसे और इफेक्टिव बना सकता हूँ। तो ध्यान देना, मैं इफेक्टिव बनाने के लिए सिंपली कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट को लिख सकता हूँ। फिजिकल स्टेट माने भौतिक अवस्थाओं को, किसको लिख देना है, भौतिक अवस्थाओं को लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे MgSO4 है। मेनली देखिए मैग्नीशियम किस में है सर, सॉलिड फॉर्म में है, ये पहले लिख दिया गया है, समझ पा रहे हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये H2SO4 है, ठीक है, और मैंने रिएक्शन कराया तो क्या बन गया MgSO4, और यहाँ से क्या निकला हाइड्रोजन गैस। तो बड़े अच्छे ढंग से समझो, ये मैग्नीशियम किस अवस्था में है, सॉलिड में है, ठोस है। यहाँ पे क्या लिख दो, ठोस है। ये क्या है, सोल्यूशन के फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन है, तो इसको AQ लिख दो, है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस में है, पानी की तरह है कि कठोर है कि गैस है। तो यहाँ से दिख गया कि पानी की तरह है, यस लिख दिया, तो इसका मतलब ये ठोस है। और यहाँ पे जो MgSO4 बना है वो क्या है, MgSO4 भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन है ना। ये भी क्या है, सोल्यूशन, मैंने पानी के अंदर मैंने कोई भी चीनी डाल दिया तो क्या बन जाएगा, पूरा फिर पानी ना बनेगा। वैसे ही मैग्नीशियम को जब मैंने H2SO4 के अंदर डाला तो फिर से पानी बन गया। और H2 क्या होता है, H2 होता है गैस। तो पहला तरीका ये है कि मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या लिख दूँ, फिजिकल स्टेट लिख दूँ, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी स्टेट लिख दूँ, तो वो ज़्यादा केमिकल इक्वेशन मेरे लिए इंफॉर्मेटिव बन जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि देखिए क्या करते हैं, ये जो एरो लिखा है ना,
एरो दिया है तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ये लिख सकते हैं कि कौन से कितना टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, या कितना प्रेशर है, या कौन सा उत्प्रेरक यूज किया गया है, उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट, या कौन सा आगे देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी अपचायक या उपचायक, सॉरी आक्सीकारक, अपचायक या आक्सीकारक यूज किया गया है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपको याद हो, नहीं याद हो तो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए आप लोग जानते हैं CO2 है प्लस H2O होता है, और मतलब ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है, इसको लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ नीचे लिखते हैं नाम, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, पानी है यानी वाटर है। अब सुनना ध्यान से, ये किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है, पानी किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं है, लिख दिया। अब जैसे मुझे पता है कि ये रिएक्शन तभी होगा जब सूरज का प्रकाश रहेगा, तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ सूर्य का प्रकाश, और इंग्लिश में क्या लिख दूंगा, सनलाइट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, सनलाइट लिखूंगा। फिर इसके साथ साथ और क्या चाहिए, तो इसके साथ साथ चाहिए सर क्लोरोफिल, क्या चाहिए, क्लोरोफिल, यानी हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। तो पर्णहरित अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो भी क्या बनेगा खाना, नहीं, तो दो चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, तो वो मैंने कहाँ लिख दिया, एरो के ऊपर। अब तब जाके मेरा क्या बन गया, तब बन गया यहाँ पे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होगा, समझ में आ नहीं आया। तो देखो बना के मैंने लिख भी दिया, तो देखो एरो के ऊपर लिख दिया कि नहीं लिख दिया, कैसा नो, एरो के ऊपर लिख दोगे तो पता चल जाएगा। ये इन्फॉर्मेटिव बनाने का तरीका है कि किस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखें कि ये बहुत ज़्यादा जानकारी दे पाए हमें, ओके, अधिक से अधिक जानकारी हमको मिल पाए इसके बारे में, ओके। अच्छा मान लो अगर मैंने इसके ऊपर ये नहीं लिखा होता सनलाइट और क्लोरोफिल की कहानी, तो इसका मतलब मुझे लगता कि पौधे हर कंडीशन में खाना बना सकते हैं, है कि नहीं है, यानी उनको अंधेरे कमरे में भी रख दूँ तो भी खाना बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, सनलाइट होगा यानी सूर्य का प्रकाश होगा। अच्छा क्लोरोफिल लिखने से क्या फायदा हुआ, ये पता चल गया कि सूखे पौधे खाना नहीं बना सकते, है ना। क्लोरोफिल होने का मतलब क्या होगा, प्लांट का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा ना, यस और नो, ठीक है, ठीक। तो दूसरा तरीका ये था कि भैया हम उसके ऊपर एरो के ऊपर ये लिख दें। अब इसके अलावा और क्या तरीके हैं, इसके अलावा और भी तरीके आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी इसने एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है कि ये देखो Na2 है, सॉरी Na2 N नाइट्रोजन, यहाँ पे N2 और S2 दो हैं। अब दोनों के बारे में यहीं से समझ लो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। जो बातें मैंने बताई हैं वही लिखा गया है यहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस होता है। मैं इसको 200 वायुमंडल, यानी 200 वायुमंडल का मतलब क्या होता है, ये प्रेशर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, प्रेशर, कि 200 वायुमंडल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मुझे क्या करना है, रखना है इनको, और कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और Fe चूड़ यानी आयरन की क्या होनी चाहिए, आयरन की यहाँ पे छीलन बोल सकते हैं, चूड़ या पाउडर बोल सकते हो, है ना, यानी आयरन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, NH3। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर मैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आयरन चूड़ की उपस्थिति में अगर क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, तब जाके मुझे अमोनिया गैस मिलेगा, ठीक है ना। इसे हैबर प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है ना, हैबर प्रोसेस। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये सभी रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर, यानी अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो उसको मुझे कहाँ रखना चाहिए, उसको मुझे उस एरो के ऊपर लिखना चाहिए कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो गर्म करने के लिए मैं कौन सा सिंबल, ऐसे ट्राइंगल वाला सिंबल उस एरो के ऊपर डाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं गर्म कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इसने लिखा है कि भैया मैं मार्बल को गर्म करूंगा तो ये चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये CaCO3 क्या है, चूना, मार्बल है, क्या है, मार्बल। ये कन्वर्ट हो गया देखो चूने के अंदर, किसके अंदर, चूने। चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, गर्म करने का साइन डाल दिया गया ना, तो जहाँ भी एरो के ऊपर ट्राइंगल का साइन होगा तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि गर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एक चीज़ और लिख दिया जाता है कि भैया जो हमने लिया है सोल्यूशन, या जो भी हमने, सॉरी सोल्यूशन कह रहा हूँ, जो भी मैंने पदार्थ लिया है वो तनु है कि सांद्र। तनु या सांद्र का मतलब विलयन जो है हमारा वो
क्या है, वो बहुत पतला है कि मोटा है, ऐसे समझ लो तुम लोग। तो अगर पतला होगा तो क्या लिखेंगे, तनु, और मोटा होगा तो सांद्र, है ना। जैसे आप H2SO4 को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या डाल दिया इसने, तनु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, है ना। तो डाइल्यूटेड है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ये देखा जाता है। जैसे आप H2SO4 को दोनों अवस्थाओं में पाते हैं। H2SO4 को ऐसे भी बोला जाता है, H2SO4 को बोला जा सकता है कि डाइल्यूटेड H2SO4 या डाइल्यूटेड क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है कि नहीं है। तो डाइल्यूटेड अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये पतला है, डाइल्यूटेड का मतलब तनु, है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सांद्र, ठीक है ना, सांद्र। तो कितने कितने उपाय हो गए सर, कई सारे उपाय हो गए। अब इतना बहुत है, नहीं एक और लिख लीजिए, बहुत बेहतरीन है ये भी, ये दोनों भी देख लीजिए क्या करना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, समझिए जानते हैं। अगर कोई गैस रिलीज हो रही है ना, अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसके जस्ट बगल में एरो लगा देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गैस होगी जो कि ऊपर भागेगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। गैस हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ऑक्सीजन निकलता है, तो ऑक्सीजन जब रिलीज होगा कोई पदार्थ केमिकल रिएक्शन के बाद, तो कहाँ लगा, क्या करते हैं, बगल में एरो लगा देते हैं। एरो से ये पता चल गया कि ऑक्सीजन यहाँ से निकली है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए ऐसा दिखा रहा है कि मान लीजिए हमने कोई केमिकल रिएक्शन किया और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान मुझे हीट देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला, हीट। यानी मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के पश्चात हमें एनर्जी रिलीज होते हुए, गर्मी रिलीज होते हुए नजर आ रही है ना। तो उस केस में जब अगर गर्मी रिलीज हो रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। जितना निकला है उसमें, जितना हीट निकला है उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस। लेकिन सपोज कर लो कोई केमिकल रिएक्शन मुझे कराना है, उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, तब उस केस में क्या लगा देंगे, माइनस। समझ पा रहे हैं। ऐसे समझो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, है ना, और केमिकल रिएक्शन दो टाइप के हो जाएंगे हीट के बेसिस पे, कि एक तो भैया जिसमें हीट देनी पड़ेगी तब केमिकल रिएक्शन होगा, एक में हीट मिलेगी जब केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो जब देना होगा तो देने वाले को नाम देते हैं स्पेशली। अगर दे रहा हूं मैं, देना पड़ेगा, हीट क्या करना पड़ेगा, हीट इसमें देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देना पड़ेगा तो उसको उस कंडीशन में जितनी हीट मैं दूंगा क्या लगाऊंगा मैं, माइनस। और अगर हीट निकली, हीट यानी उष्मा निकल रही है रिएक्शन के बाद, समझ में आ रहा है, तो उस केस में क्या लगा देंगे, प्लस। समझ में आया, तब क्या लगा देंगे, प्लस। खत्म, है ना। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़ता है तब रिएक्शन होता है, उसे हम एंडोथर्मिक, उष्मा अवशोषी या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें रिएक्शन कराने के लिए क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। समझ आ रहा है। जबकि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी, ठीक है, उष्माक्षेपी। समझ में आ गया। यानी एक्सोथर्मिक, इंग्लिश में इसे एंडोथर्मिक बोलेंगे उष्माशोषी को, और उष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक, आगे देखा जाएगा, ठीक है। निकलेगी तो क्या लगाएंगे, निकलेंगी तो प्लस, और देना पड़ा तो माइनस, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। और जाहिर सी बात है रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो कौन सा एरो यूज करते हैं, ये वाला। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन सकता है, रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बन सकता है, यानी अभिकारक उत्पाद बन सकता है, और उत्पाद जो है फिर बाद में अभिकारक में कन्वर्ट हो सकता है। अब क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी केमिकल इक्वेशन का। अच्छा, पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं फिर से कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कि भैया हम जो भी उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट लिख दें, कि ठोस है कि द्रव है कि गैस, है ना। इसके साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि अगर कोई गैस मुक्त हो रहा है ना, मतलब गैस मुक्त हो रहा है कि सर सिंपल ऐसे ही कर लो कि गैस अगर कभी भी रिलीज हो रहा है तो एरो लगा देंगे बगल में, ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ से इस केमिकल रिएक्शन के बाद गैस निकल रही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये भी हम करेंगे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो अगर उसके अंदर टेम्परेचर दिया जा रहा है तो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कितना प्रेशर पे हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कौन सा ऑक्सीकारक आया है, कौन सा उपचायक आया है, इस सभी चीज़ों को हम तीर के ऊपर क्या करेंगे, लिख देंगे,
समझ में आया? बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म के लिए ट्राइंगल का साइन यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हमने लिया है अभिकारक वो कैसा है, वो तनु है कि सांद्र, यानी डाइल्यूटेड है कि कॉन्सेंट्रेटेड, ये उसके अंदर मतलब उसके नीचे ही हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके साथ साथ अगर हीट देनी पड़ रही है तो प्लस में कितनी हीट देनी पड़ रही है, और अगर माइनस में हीट लिखेंगे, अगर देनी पड़ रही है तो क्या करेंगे, माइनस में बता देंगे कि इतना हीट लगा है ना, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेकेंड, कभी कभी काम नहीं करता है। एक सेकंड रुक जाएंगे, कभी कभी काम ही नहीं करता है ना, ये दिक्कत हो जाती है इस पर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि अगर मान लीजिए हीट रिलीज हो रही है तो उसे प्लस, और अगर हीट देना पड़ रहा है, हीट अवशोषित हो रहा है तो उसके इसमें माइनस लगाते हैं। अगर रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एरो लगा देंगे, ठीक है ना। ये सब पहले पैतरे बता दिए, इसमें आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है ये देखते हैं। ओके, ये देखा जाए, देखेंगे आगे। अभी फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये काम करेगा, अभी इस पेज को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि क्या क्या लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन का मतलब जानते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन, या ऐसे समझ लो क्या क्या ऐसी चीज़ें जो केमिकल इक्वेशन हमें नहीं बता पाता है एक केमिकल रिएक्शन के बारे में, है ना। भाई केमिकल इक्वेशन क्यों आया था सर, एक केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए, है ना। एक केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसे समझाने के लिए, इसे दिखलाने के लिए केमिकल इक्वेशन आया था। केमिकल इक्वेशन क्या, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, चिन्हों का के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। तो इससे क्या है कि इससे बहुत सारी चीजें हम जानकारी ले सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ है, क्या चेंज आया है, ये सब जान लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो ये केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाएगा, है ना। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें ये नहीं बता सकता, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या, देखो क्या लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन ये बहुत लोगों को स्पष्ट करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है, यानी नहीं बता पाता है। जैसे कि इसमें स्पेशली क्या है कि जो अभिकारक एवं उत्पाद है ना, अभिकारक एवं उत्पाद है, इनकी भौतिक अवस्थाओं के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब ये क्या मतलब है सर, अभी तो जस्ट आप बताए हैं, है ना, कि कोई फिजिकल स्टेट, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसकी फिजिकल स्टेट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसके नीचे कि भैया ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। अच्छा ये बता, ये तो तब हम न लिखेंगे जब हम खुद रिएक्शन कर रहे होंगे। मान लो हम लैब के अंदर गए, तब हमने मैग्नीशियम उठाया, तो मैग्नीशियम मतलब हमसे बोला गया कि मैग्नीशियम उठाए, तो मैंने मैग्नीशियम ढूंढा, तो मैग्नीशियम हमको कैसा मिला, सॉलिड फॉर्म में। तो मैंने बोल दिया जब केमिकल रिएक्शन कराऊंगा तो मैं लिख दूंगा कि मैग्नीशियम कैसा था, सॉलिड था। मुझसे बोला गया H2SO4 ले लो, तो H2SO4 मैंने लिया, तो मैंने देखा वो तो पानी के रूप में, तो इसलिए मैंने उसके नीचे क्या लिख दिया, एक्वस लिख दिया। ओके, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं लैब में नहीं गया हूं तो मैं क्या बता सकता हूं कि मैग्नीशियम किस स्टेट में होगा, H2SO4 किस स्टेट में होगा। मैं कोई केमिकल इक्वेशन लिखूंगा तो केमिकल इक्वेशन देखने से क्या मुझे पता चल जाएगा क्या कि ये Mg है, ये H2SO4 है, तो मैग्नीशियम किस में होगा, नहीं ना। तो केमिकल इक्वेशन ये थोड़ी ना बता पाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा। समझ में आया? ये सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये नहीं बता पाता। इसके साथ साथ ये भी नहीं बता सकता कि इसमें अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप दाब या उत्प्रेरक आदि की जानकारी क्या होगी, मतलब क्या कितना प्रेशर होगा, कितना टेम्परेचर होगा, और कितना क्या बोलते हैं, कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा उपचायक है, कौन सा अपचायक है। समझ में आ रहा, ये सब नहीं बता सकता भाई। केमिकल रिएक्शन तो ऐसे, केमिकल इक्वेशन तो ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा कि यहाँ पे सोडियम बैठा था, पानी उसके साथ आया, मिल गया, मिलने के बाद इसने क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और फिर क्या, कौन सी गैस रिलीज हो गई, H2 गैस रिलीज हो गई, तो मतलब हाइड्रोजन रिलीज हो गया। अब मुझे ये बताओ कि सोडियम किस स्टेट में, मुझे पता है नहीं। पानी, हाँ पानी जनरली हमने देखा है, छुआ, तब हमको पता है कि किस में होता है, लिक्विड में। अगर हम नहीं छुए होते तो हमको पता होता क्या, नहीं पता होता। लेकिन हम पानी के साथ रोज खेलते हैं तो इसलिए हमको पानी के बारे में पता है कि लिक्विड में होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में होगा ये पता है हमको, नहीं पता है। हाइड्रोजन गैस में सुना है बहुत बार, तो इसलिए बोल दिया कि ये किस फॉर्म में है, गैस में है। अच्छा, ये रिएक्शन कराने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा,
नहीं पता, कितना प्रेशर दूंगा तब होगा। अब मान लीजिए हमको दे दिया गया, हमने तो ऐसे देखा है, देखने के बाद हमको बोल दिया गया कि जाओ लेबोरेटरी के अंदर तुम क्या बना के लेके आओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के लेके आओ। तो हम कैसे बनाएंगे? हम तो भाई यही जानते हैं कि सोडियम लेंगे, पानी के अंदर मिला देंगे, सन से क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हो सकता है उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत हो, मतलब हो सकता है कि ये कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस पे एज्यूम कर लो। और ये तो हमको नहीं ना पता था, हमको केमिकल इक्वेशन ने ये नहीं ना बताया था, हम तो गए सन से मिला दिए, ढूंढ रहे हैं कि काहे आखिर बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बना, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कितने टेम्परेचर पे बन रहा है। हम तो लेके बस ऐसे बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बट ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और आप जिस कमरे के टेम्परेचर पे, कमरे का टेम्परेचर कितना होगा, कमरे का तापमान कितना होगा, मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनेगा नहीं, यानी ये रिएक्शन हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन हमें पता चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम तो किताब से केवल ये पढ़ के गए हैं। तो केमिकल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हमें ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन ये जानकारी नहीं दे सकता कि कितने टेम्परेचर पे हुआ है। या जैसे मान लो हमको पता था कि सोडियम ले लेंगे और हाइड्रोजन ले लेंगे, मिला देंगे फटाक से और क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। हमने पढ़ा है किताबों से, लेकिन हमको ये नहीं ना पता कि कितना प्रेशर देना पड़ेगा। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, है कि नहीं है, 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए और आयरन की उपस्थिति होनी चाहिए। ये सब तो हमको पता ही नहीं था। हम क्या किए, जनरली नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, मिला के हम सोच रहे हैं कि अमोनिया गैस बन जाएगा। अमोनिया गैस बनेगा ही नहीं, क्योंकि ना हमको प्रेशर के बारे में पता था, ना ही हमको टेम्परेचर के बारे में पता था, और ना ही आयरन के बारे में पता था। ये सब भी चीजें लेनी थी ना, जब ये सब चीजें रहेंगी तभी ये रिएक्शन होगा। आइयो समझ में आ गया होगा। तो एक केमिकल इक्वेशन हमें इन सब के बारे में जानकारी नहीं देता है, वो तो हम लिख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है। जैसे पिछले वाले स्लाइड के अंदर चले जाओ, पिछले वाले स्लाइड में, हाँ खुल तो गया पिछला वाला स्लाइड, क्या लिखा है पिछले वाले स्लाइड में, ये बोला गया कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक कैसे बनाया जा सकता है, कि भैया हम किस तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो तो तब बना सकते हैं जब हम खुद केमिकल केमिकल रिएक्शन कराएंगे, समझ आ रहा है ना। लेकिन अगर हमको एक केमिकल इक्वेशन दिया है तो वो केमिकल इक्वेशन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं दी होती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरा वाला है, इसमें तो इस खाली एक कारण की वजह से, ध्यान से देख लेना, इस एक कारण की वजह से क्लास 12 के अंदर एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री का। समझ पा रहे हैं, केमिकल इक्वेशन ये चीज़ नहीं बता पाती है, इसलिए क्लास 12 के अंदर हमको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। समझ आ रहा है क्या है। तो भाई देखो, एक्चुअल में होता ये है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो हमको ये नहीं पता होगा कि कितनी स्पीड से ये होगा, मतलब 1 घंटे में ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा कि 2 घंटे लगेंगे कि 4 दिन लगेंगे, ये हमको कोई केमिकल इक्वेशन नहीं बता सकता। ओके। और इसके साथ साथ अभिकारकों और उत्पादों को इस सांद्रण का भी ज्ञान नहीं होता है। सांद्रण का मतलब यहाँ से ये है कि कितना उत्पाद और कितना हम क्या लेंगे, अभिकारक लेंगे, यानी कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट लेना है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, ये भी हमको कोई केमिकल इक्वेशन नहीं बताएगा। हम हो सकता है कि 4 लीटर के अंदर क्या बोलते हैं 2 ग्राम केवल अमोनिया, मतलब ऐसे समझ लो कि हमने 4 लीटर क्या ले लिया, पानी ले लिया, और उसके अंदर 1 ग्राम हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम डाल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक फिक्स रेशियो में केमिकल रिएक्शन होता है, और रेशियो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन ने तो बताया नहीं था। केमिकल इक्वेशन ने तो सीधा हमको बता दिया था कि सोडियम ले लो, पानी ले लो, केमिकल रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे पता करना पड़ेगा सोडियम कितना होना चाहिए और H2O कितना होना चाहिए, कितनी देर में होगा ये भी ये नहीं बता सकता है ना, कितना लेना है इनको ये भी नहीं बता पा रहा है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की ये क्या है, लिमिटेशंस है। समझ पा रहे हैं। देखिए ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। क्यों नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इसके बारे में, मतलब एग्जाम के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बट ये बड़े इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं। अब हम किताब अगर टच किए हैं या किताब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हमें समराइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा क्या लिखा है कि इससे अभिक्रिया में प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती है। मतलब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग अभी नहीं समझेंगे लेकिन आगे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कभी कभी हमको लगता है ना कि हमने डायरेक्ट N2 और H2 मिलाया और डायरेक्ट क्या बन गया, NH3 बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आगे के रिएक्शंस को पढ़ेंगे जब, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर आपको मैं कोई केमिकल रिएक्शन दिखाऊं या समझाऊं, तो मेरे लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, सपोज कर लो H2O के साथ करा दिया, ऐसे समथिंग मैं ले रहा हूँ, और मुझे कुछ रिजल्टेड क्या बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे समझ लो, ऐसे एक इस सिंपल फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ। जैसे इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे NH3 है,
मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट जानते हैं क्या दिखाता है ये केमिकल इक्वेशन, Na2CO3, समझ में आ रहा है, ये हमको दे देता है Na2CO3। हमें लगता है कि यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, यानी हम पानी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों मिला देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। बट दैट इज नॉट ट्रू, ये गलत है ना। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनेगा यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस एंड CO3, मतलब अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट। अब इस अमोनियम कार्बोनेट के अंदर फिर मैं क्या डालूंगा, फिर से मैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मिलाऊंगा, तब बन जाएगा मेरा अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर मैं अमोनियम बाइकार्बोनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब क्या कराऊंगा, रिएक्ट कराऊंगा, तब अमोनियम कार्बोनेट जब बन जाएगा, गलत, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और अमोनियम बाइकार्बोनेट जब बनेगा तो इससे हम क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से हम क्या बनाते हैं, Na2CO3 बनाते हैं। यानी एक्चुअल में एक बार में नहीं ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, कई सारे लगते हैं स्टेप्स, ठीक है, यानी कई सारे स्टेप्स में होता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन हमें ये बिल्कुल नहीं बताता कि कई स्टेप्स में होगा। हम तो जानते हैं कि एक स्टेप में केमिकल इक्वेशन हो जाता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन कई सारे स्टेप्स के अंदर होता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन हुआ तो इसके द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे कि कितना लाइट दे रहा है या कितना साउंड आ रहा है या कितना उष्मा, ये भी हमको नहीं बताता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं बताता है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। और यह भी ज्ञात नहीं होता है कि ये उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय, यानी एक ही डायरेक्शन में होगी कि दोनों डायरेक्शन में होगी। तो ये सब बातें कौन नहीं बताता है, केमिकल इक्वेशन हमें नहीं बता पाता है। तो ये इसकी विफलता का क्या है, प्रमुख कारण है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कारण है विफलता के, ये समझ लेंगे। और इस तरीके से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि कई सारी चीज़ें जो हमने ध्यान नहीं दी थी स्कूल के टाइम पे, वो हमें मिली है आज की क्लास से, है ना। तो ये समझ में आ गया कि कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। फिर ये भी समझ में आ गया कि क्या क्या केमिकल इक्वेशन हमें नहीं बता सकता। अब यहाँ ये देख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके, मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसके पास है। तो सबसे पहली बात ये हमको बता देता है कि कोई भी चीज़ अगर पैदा होगी तो पैदा होगी किससे, यानी कोई पदार्थ बन रहा है तो किसकी सहायता से बनेगा। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि जो अभिकारक एवं उत्पाद के हैं मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, उनके आपस में किस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे मान लेता हूँ कि H2SO4 है ना, रिएक्शन होगा तो बन जाएगा Na2SO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सोडियम अकेले था और यहाँ पे सल्फेट के साथ कौन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन। लेकिन क्या हुआ, सब सोडियम और सल्फेट अब जुड़ गए हैं और हाइड्रोजन अलग हो गया है। तो यहाँ से पता चल जा रहा है ना कि कौन किसके साथ अरेंज है। तो केमिकल इक्वेशन ये तो बता दे रहा है बेचारा, है ना। और इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि कोई पदार्थ बनाना है तो कैसे बनेगा। ओके, और इसके साथ साथ ये भी बता देता है कि भैया कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। यानी अगर मैं Na2SO4 ले रहा हूँ, Na ले रहा हूँ और यहाँ पे H2 ले रहा हूँ, H2SO4 ले रहा हूँ, तो इसमें सोडियम कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, सल्फर कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, ये सब तो बता दे रहा है ना। और इसके साथ साथ मान लो अगर मैं सोडियम का मॉलिक्यूल H2SO4 ले रहा हूँ तो H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हमको लेने पड़ेंगे। अरे नहीं समझ में आया सर, चलो मैं बता रहा हूँ। जैसे K2SO4 है, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस और फिर यहाँ पे होता है 24H2O, समझ में आ रहा ना। इसका क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो हमको मिल जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, होल थ्राइस इंटू 24H2O। देखना ध्यान से, मिला। अब इसमें अगर आप बढ़िया से समझो तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कि H2O यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, 24। ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो केमिकल इक्वेशन ये हमें बता देता है कि कौन से पदार्थ का कितना मॉलिक्यूल लेना है, कितने अणु लेने हैं। ओके, अब इतना आप याद रख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे कि भैया किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें ये पता चल जाता है कि अभिक्रिया की प्रकृति क्या है, अभिक्रिया किस तरीके की है, ये हमें पता चल जाता है। और इसके साथ साथ कि आप ये भी पता कर सकते हो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उस रासायनिक की अभिक्रिया के अंदर कौन सा गैसीय पदार्थ है, उसका कितना आयतन होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने
देख ली। अब जैसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, इसको देख लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लो ये हमारे पास एक रिएक्शन दे देगा तो हम इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकला कि सर यहाँ पे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मेरा क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है, जबकि प्रोडक्ट मेरा क्या है Mg3N2 है। तो ये मेरा क्या है, उत्पाद है, और ये मेरा अभिकारक है। पहली चीज़ तो इसने ये बता दी कि भैया इन दोनों को लोगे तब ये बनेगा। क्लियर है, पहली इंफॉर्मेशन ये मिल गई। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली, दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिली कि मैग्नीशियम का कितना परमाणु लेना पड़ेगा तुमको। मैग्नीशियम का तुमको लेना पड़ेगा 3 ठो, जबकि नाइट्रोजन का कितना लेना पड़ेगा, 1 परमाणु लेना पड़ेगा। तो तुम्हें कितने मैग्नीशियम नाइट्राइड मिल जाएंगे, 1 ठो। कितने मिलेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड कितना मिल जाएगा, 1। 3 मैग्नीशियम ले लो, 3 ठो मैग्नीशियम परमाणु ले लो, 1 ठो नाइट्रोजन, और उसके बाद तुमको 1 ठो मैग्नीशियम नाइट्राइड मिल जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं मिल गई। तीसरी इंफॉर्मेशन देख लो, यहाँ से परमाणु भार का पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। जैसे एक मैग्नीशियम का कितना होता है, एक मैग्नीशियम का होता है 24, एक मैग्नीशियम का कितना होता है 24, 3 ठो मैग्नीशियम, इसका मतलब कितना हो गया, 72 ग्राम का हो गया कि नहीं हो गया। मैग्नीशियम 72 ग्राम लिया है मैंने। इसके साथ साथ N2 देख लो, N2 कितना लिया है, तो एक N का होता है 14, 2 ठो है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब 28 ग्राम, तो यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन हो गया। तो इस केस में मुझे जो मैग्नीशियम नाइट्राइड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है मुझे 100 ग्राम, है ना। तो ये पता चल जा रहा है, नहीं पता चल जा रहा है कि इसमें जो गैसेस आई हैं उनका कितना, मतलब सीधा सीधा कितना परमाणु भार है, ये हम पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन से हम ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो शिफ्ट हो चुका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे। अभी तक हम लोगों को जो जो चीज़ें पढ़नी थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।